हफ्ते के आखिरी दिन तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन के लिए। और बड़ा एक्शन इसलिए क्योंकि बेहद कमजोर शुरुआत के संकेत फिर से दुनिया भर के बाजारों से उतार चढ़ाव बरकरार है। आज कमजोर शुरुआत के बाद क्या और फिसलेंगे या होंगे रिकवर, क्लोजिंग कैसी रहेगी, यह है सबसे ज्यादा अहम। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और एक्शन पैक्ड फ्राइडे के लिए हम हैं तैयार। नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है सर, और ग्लोबल मार्केट से आए हैं थोड़े सुस्त संकेत। आज का एक्शन समझे उससे पहले बताएं सर, बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बड़े ट्रिगर्स अमेरिका से आते दिख रहे हैं दीप, और वो अच्छे नहीं हैं। फेड चेयरमैन के बयानों के बाद अमेरिकी बाजारों ने उसका मतलब अच्छा नहीं निकाला है। बाजारों के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए खासतौर से कमजोरी भरा निकाला है। और उसके बाद डाउ 350 अंक लुढ़का है और डाउ फ्यूचर्स अभी भी वही कहानी कह रहे हैं। लगभग 200 अंकों का नुकसान वहां पर आपको नजर आएगा। यानी कि कुल मिलाकर हर तरफ माहौल कमजोरी का आपको दिखेगा। सोना $1700 के नीचे आता हुआ दिख रहा है और लगातार लो से लो बनाते हुए सोना नजर आपको आ रहा है। आइए, कच्चा तेल यहाँ पर थोड़ी तस्वीर उल्टी है। ओपेक देशों की बैठक के बाद कच्चे तेल में उछाल आया और ये मजबूती से $66 के पार निकलता हुआ दिखा है। फर्टिलाइजर कंपनियों में एक्शन भरपूर है। इसी एक्शन में और एक अच्छी खबर है कि फर्टिलाइजर कंपनियों के निजीकरण पर दीपम की तरफ से काम शुरू हो चुका है और कई कंपनियां अब निजीकरण की तैयारी में है। पीएलआई स्कीम पर प्रधानमंत्री आज इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ एक वेबिनार करने जा रहे हैं। ये अहम बैठक होने वाली है, इस पर भी आप रखिएगा नज़र। तो ये हैं वो सारे ट्रिगर्स जिनके दम पर हमें हफ्ते के आखिरी दिन को झेलना है, फेस करना है, मुकाबला करना है। जो भी आप समझना चाहें दीप समझ लें, लेकिन माहौल तो ऐसा ही है। बिल्कुल अनिल जी, और पिछले फ्राइडे के एक्शन के बाद इस फ्राइडे थोड़ा और डर लग रहा है सर कि किस तरह से आज एक्शन बनते हुए दिख सकता है। पर सर यही समझना चाहेंगे, जिस तरह से एक्शन बना है अमेरिकी बाजारों में और पावेल साहब के कमेंट्स का इम्पैक्ट बॉन्ड यील्ड्स पर, इक्विटी मार्केट्स, गोल्ड, डॉलर, सभी एसेट क्लासेस पर आते हुए दिखा है, कैसे समझें इस एक्शन को? देखिए दीप, इस वक्त है ना, थोड़ी बाजारों को मरहम की ज़रूरत थी। कुछ अच्छा बोल देते क्या जाता, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ बोला जो उनके दिल में था या दिमाग में था। दिमाग में था, दिल में नहीं। दिल से बोलते तो शायद ऐसा नहीं बोलते। और हालांकि ऐसा भी उन्होंने कुछ खास खराब नहीं बोला जिससे कि मूड इतना ख़राब कर ले। लेकिन बाजार सुबह से उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हम हफ्ते भर 10 दिनों से जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उस उतार चढ़ाव को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, वापस से और बढ़िया तेज़ी बनाने के लिए पावेल साहब ये कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड यील्ड ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। लेकिन पावेल साहब चुप रहे। न उन्होंने कहा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे, न ये कहा कि घटेंगे। लेकिन हाँ, ये कहा कि इसने ये जो बॉन्ड यील्ड अचानक से बढ़े हैं, इससे थोड़ा सा हमारा ध्यान आकर्षित हुआ है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नज़र इस पर पड़ी है। इसका मतलब ये है कि बाजारों ने ये निकाला कि इसका मतलब वो ये तो नहीं कह सकते कि बॉन्ड यील्ड नहीं बढ़ेंगे, और ये कहना भी नहीं चाहते, लेकिन साथ ही ये भी नहीं करेंगे कि घटेंगे। तो इसका मतलब ये कि बढ़ेंगे। अब मतलब आप जैसा चाहे निकालना चाहे निकाल लें। अमेरिकी बाजारों ने और अमेरिका के बॉन्ड मार्केट ने ये मतलब निकाला कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगे। बस वहीं से बिकवाली शुरू फिर से होती हुई दिखी। तो पावेल साहब के बयान ने मरहम लगाने का काम नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि गाँव कुरेदा हो, लेकिन जो कई बार आप कहते हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपके लिए अच्छा कहेगा, अच्छा ना कहे तो भी आप निराश हो जाते हैं। अमेरिकी बाजारों का हाल वैसा ही रहा है और डाउ फ्यूचर्स भी उसी लिहाज से थोड़े से नीचे होते हुए दिख रहे हैं। इसके चलते न सिर्फ इक्विटी मार्केट में बल्कि कमोडिटी मार्केट में भी अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग देखने को मिली है। कच्चा तेल छोड़ दें, ओपेक की बैठक नहीं होती तो ये भी लुढ़क जाता। अदरवाइज सोना चांदी देख लीजिए आप, मेटल सारे देख लीजिए, सारे के सारे यहाँ पर करेक्शन के मूड में आते हुए दिखे। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास आपको और ऊपर जाने के लिए दीप जिस तरह के ट्रिगर्स की जरूरत है, वो ट्रिगर्स शायद मिसिंग है अमेरिकी बाजारों से। और यही वजह अमेरिकी बाजारों में कल दबाव दिखा और हमारे यहाँ भी। अब दिक्कत की बात है कि कल जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो हमें तो उम्मीद ये थी कि अमेरिकी बाजारों में शांत कारोबार आएगा। मेरे ख्याल से 70-80 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उसके मुकाबले में आप 325 अंकों के आसपास नीचे बंद हुए। तो यानी कि हमें 350, यानी कि हमें करीबन समझ लीजिए 250 पॉइंट की एक्स्ट्रा कमजोरी तो वो, और ऊपर से अभी डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे है। यानी 400-450 अंकों की एक्स्ट्रा कमजोरी की डाउ की जो है उसको हमें पचाना है। उसे हफ्ते के आखिरी दिन हमें जूझना। तो ओवरऑल ग्लोबल संकेत वाकई में उम्मीद के मुकाबले में काफ़ी खराब है, कमज़ोर है। जी दीप।
बिल्कुल अनिल जी, और इसमें तेल आग में तेल डालने वाला काम ओपेक करते हुए दिख रहा है सर। बाजार ने तो अनुमान लगाया था कि शायद प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, दाम थोड़े कूल ऑफ होंगे, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ना ही वो प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं और उनकी तो स्ट्रैटेजी है कि दाम और बढ़े। कैसे देखें इसे सर? यही एक समस्या है। और सबसे बड़ी बात दीप है, आपको याद होगा पिछली बार हम लगातार जब से ये $45 से धीमे 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 $50 आया, 50 से 55, तब हम आपको याद है एक बात कह रहे थे कि कच्चे तेल में ये जो बढ़त होती दिख रही है, ये बढ़त रिस्की है। रिस्की इन द सेंस कि ये फंडामेंटल के बेसिस पर बढ़त होती हुई दिख रही है, और फंडामेंटल के बेसिस पर अगर आपको बढ़त होती हुई नजर आए तो फिर ये मामला ऐसा है कि वो सस्टेनेबल है। एक तो क्या होता है कि कहीं किसी का प्रोडक्शन कम ज़्यादा हो गया, कहीं किसी में किसी देश ने किसी पर हमला कर दिया, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, उससे कच्चे तेल में उबाल आए, तो वो क्या टेम्परेरी होता है, वापस ठंडा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी 2020 के मुकाबले में 2021 में और बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे कच्चा तेल धीमे धीमे और बढ़ रहा है। अब कल की ओपेक की बैठक में हुआ क्या, कायदे से देखा जाए तो इतने ऊंचे दाम $65 के आसपास कहाँ आपने पिछले साल, मतलब एक बार की नेगेटिव भी देखे नाम फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं, $30 $35 तक के भी आपने दाम देखे नीचे कच्चे तेल के, उसके मुकाबले में $65 के दाम बहुत अच्छे हैं। तो क्यों ना ओपेक इसका फ़ायदा उठाकर करो प्रोड्यूस, भाई निकालो, बेचो, कर सकते हैं ना। पैसा तो सबको चाहिए, और कौन सा गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, पिछले 2 3 4 5 साल तो इनके लिए ख़राब ही रहे। तो ऐसे में उनके लिए तो गोल्डन चांस है, डिमांड है, ऑयल निकालो, बेचो। लेकिन उन्होंने फैसला कुछ अलग लिया। रशिया को छोड़ दीजिए, बाकी उन्होंने फैसला ये लिया, नहीं हम बढ़ाएंगे नहीं पेट्रोल के क्रूड का प्रोडक्शन, यही रखेंगे। इसका मतलब ये कि इसका 2 मतलब है। पहला, वो ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ से दाम और बढ़ने चाहिए और डिमांड और बढ़नी चाहिए, तो आपके लिए कच्चे तेल में $70 के पार जाने का रास्ता खुल गया। दूसरा ये कि अब यहाँ से नीचे गिरने की संभावनाएं हो गई कम, जो कि ये दोनों ही सिनेरियो हमारे लिए एज ए ऑयल इंपोर्टिंग कंपनी, जो हम सारा का सारा कच्चा तेल काफ़ी कुछ मंगाते हैं, हमारा सबसे बड़ा बिल जो है इंपोर्ट बिल वो कच्चे तेल का ही है, तो वो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, ये मान के चलिए। तो पहली चीज़ ये, दाम घटने की गुंजाइश कम हो गई, नीचे की रिस्क कच्चे तेल में अब कम हो गई। हमारे लिए रिस्क है, मतलब कच्चे तेल के लिए रिस्क कम है, यानी कि अब आपके लिए एक तरह से है ना $60-62 के आसपास बेस बन गया, जो आसानी से टूटेगा नहीं। $70 पार होने की संभावनाएं बन रही है, और 70 पार हुआ तो हो सकता है आपको 74-75 की तरफ जाता हुआ कच्चा तेल दिखे। तो कच्चा तेल एक और नई रिस्क हमारे लिए पैदा कर रहा है, हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ाकर। तो थोड़ा इंपोर्ट बिल गोल्ड की घटते हुए दाम से कॉम्पनसेट होगा, क्योंकि गोल्ड भी हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कच्चा तेल तो ऐसा है ना जहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है, खरीदना ही है। गोल्ड तो ठीक है, खरीदा नहीं खरीदा चल सकता है, लेकिन कच्चा तेल ये बढ़ना थोड़ा सा रिस्की है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि ये जो दाम में बढ़त है ये सस्टेनेबल है, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ महंगाई पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो हर एक प्रोडक्ट पर उसका असर पड़ता है। तो इस लिहाज से थोड़ा सा रिस्की हमारे लिए कच्चा तेल हो गया, अब जिस तरह के ओपेक की बैठक के बाद संकेत आए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ा रिस्की कच्चा तेल हो गया है, थोड़े कंसर्न्स आ रहे हैं फेड के चेयरमैन पावेल साहब की कमेंट्री से। इसमें सर फिर मार्केट एक्शन समझाएं, स्पेशली कल थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा, गैप डाउन के बाद अच्छी रिकवरी रही, हालांकि वीकली एक्सपायरी के समय थोड़ी वॉलेटिलिटी वापस आती हुई दिखी। कैसे समझे इस एक्शन को सर? मार्केट एक्शन में मैं बताऊं दीप, उससे पहले एक चीज़ और भी है कि चाइना ने अपना 2021 के लिए जीडीपी का टारगेट 6% रखा है। पिछले साल 2.25% के आसपास का था। पिछले साल तो 45 सालों की सबसे लोएस्ट ग्रोथ थी, तो वो तो समझ में आता है क्योंकि साल ही एक्सेप्शनल था। लेकिन 6%, 6.5 का आंकड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद कम है, थोड़ा और बेहतर वो कर सकते थे, लेकिन देखते हैं। उनका टारगेट ये है। आज मेटल्स मेरे ख्याल से इसी वजह से काफ़ी हद तक कमज़ोर है। एक, डॉलर जो मजबूत हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स अमेरिका में बढ़े हैं वो, और दूसरा चाइना के जो डेटा है या जो जीडीपी टारगेट जो इनके रखे हैं वो उतने दमदार या उतने ज़्यादा मजबूत नहीं। आइए, अब आपका जो सवाल था, एक मिनट दीप, वापस से सवाल रिपीट कीजिए आपका। नहीं सर, कल का थोड़ा एक्शन समझना था। गैप डाउन के बाद अच्छी रिकवरी हुई, पर फिर एक्सपायरी के समय थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख गई।
हाँ, तो दीप बेसिकली कल हम मजबूत क्लोज दे सकते थे। कल का सेशन डेटा के लिहाज से आप आंकड़ों के दम पे देखेंगे कि हम नीचे जाकर बंद हुए, कि निफ्टी में 164 अंक और बैंक निफ्टी में 565 अंक वो दिखता है। लेकिन इसके विपरीत अगर बाजार में अंदर आप फील ले तो बाजार कहीं कमज़ोर थे नहीं बहुत ज़्यादा। स्पेसिफिकली स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन भरपूर था और क्लोजिंग थोड़ी सी खराब हुई आखिरी आधे पौन घंटे में। अदरवाइज तो हम मिड सेशन में तो बहुत बढ़िया कर रहे थे। आप देखिए ये चार्ट देखिए, मिड सेशन का चार्ट बुरा नहीं था। तो सुबह थोड़ी कमजोरी, पहले डेढ़ घंटे में, आखिरी आधे घंटे में कमजोरी, बीच का सेशन हमने बहुत मजबूती से निकाला। तो और ये जो कमजोरी हुई उसके पीछे रीजन भी ये था कि धीमे धीमे डाउ फ्यूचर्स जो रिकवर होकर आए थे वापस कमजोर होने लगे, तो हमने थोड़े गेंस गंवा दिया, प्लस एक्सपायरी का भी एक्शन था। तो कल के एक्शन में डेटा में आपको नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन ब्रॉडर मार्केट मजबूत था। अब दिक्कत यही है कि आप जिस ट्रेडिंग रेंज में, आपको याद है मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि नीचे की तरफ 14,700 के आसपास, ऊपर की तरफ 15,300 के आसपास, ये आपकी ट्रेडिंग रेंज है। 300 पॉइंट 15,000 के नीचे, 300 पॉइंट 15,000 के ऊपर, ये रेंज में बाजार वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है। उस रेंज में आप देखिए एग्जैक्टली 15,273 ये परसों का हाई है, वहाँ से वापस से करेक्शन शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि करेक्शन में वही 14,600-700 की रेंज नीचे सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, 15,200-300 की रेंज ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगी, वही है। तो उसमें कोई खास बदलाव है नहीं। आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दीप, मैं 2 लेवल आपको देता हूं, उसी पर फोकस कीजिए। पहला है 14,900, 14,925। आज की कमेंट्री की मैंने पहली लाइन ही इसीलिए लिखी है, पहली लाइन पे ही फोकस कीजिए। 14,900, 14,925 ये मेक और ब्रेक लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल, इसी पर फोकस करना है। अब आप आज ये कितना भी ऊपर नीचे खुले, अगर 14,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो समझिए आप थोड़ा और गहरे करेक्शन की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं तो ये आखिरी उम्मीद है बुल्स के लिए। बैंक निफ्टी 35,100, 35,125, 35,100 नहीं, 35,000, 35,125 इस रेंज को आप देख लीजिए। 35,000 से लेकर 35,125 ये रेंज बैंक निफ्टी की मेक और ब्रेक है। इसके नीचे से आप कमज़ोर मानकर चलिए, अदरवाइज समझिए आप पौने 200 पॉइंट, हाँ पौने 200 ही हुआ ना, 15,080 पर हम बंद हुए, तो 175 180 पॉइंट कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो ये मानिए कि ग्लोबल कमजोरी का एडजस्टमेंट है, आप एक्स्ट्रा कमज़ोर नहीं है, ठीक है। 700-800 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पर गिर जाते हैं तो आप ग्लोबल को एडजस्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कमज़ोर नहीं। आपके मार्केट की एक्स्ट्रा कमज़ोरी कि आप इंडियन मार्केट की वजह से या हमारी कमज़ोरी की वजह से और गिर रहे हैं, तो वो लेवल आपके 14,900 के नीचे के शुरू होते हैं और 35,000 के नीचे के बैंक निफ्टी पर शुरू होते हैं। दीप, क्लियर बात है सर। ये आपने मेक और ब्रेक लेवल्स दे दिए सर, बट एक चीज और स्पेशली कल हमने देखा विक्स पर 9% का उछाल आया, और अगर आप सर पिछले 2 हफ्ते 20 दिन का एक्शन देखें तो विक्स में लगातार बड़ी बड़ी मूव्स आ रही हैं, या तो बड़ा उछाल देता है या बड़ी गिरावट। तो विक्स इन इटसेल्फ इतना वॉलेटाइल है और मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हो रहे हैं, इसमें किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए दोनों तरफ से, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की? दीप देखिए, ट्रेडर्स के लिए तो ओवरनाइट, आपको याद है मैं लगातार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ट्रेडर्स के लिए वो टाइम नहीं रहा जब आप आसानी से ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन लेकर जाएं और पैसा बना लें कि कल तो ऊपर ही खुलेगा, करेक्ट। और रोज गैप से ऊपर नीचे होने के संकेत आ रहे हैं, मतलब एक तरफा नहीं, दोनों ही तरफ। तो दोनों ही तरफ के लिए ओवरनाइट रिस्क बढ़ गई है। तो ट्रेडर्स को तो क्या है कि आपको वो ओवरनाइट रिस्क को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बार बार विक्स आपको इंडिकेशन दे भी रहा है, एक दिन 8% बढ़ता है, एक दिन 8% घटता है, 10-10% का मूव रोज वॉलेटिलिटी इंडेक्स में आ रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट श्योर नहीं है कि मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है। और इस वॉलेटिलिटी में आमतौर पर ये होता है कि जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी देखते हैं आप एक बड़े ट्रेंड के बाद, और किसी लेवल पर, किसी रेंज पर आकर बाजार बहुत वॉलेटाइल होता है, तो वो टॉप या बॉटम बनाने के संकेत देता है। अब आप यहाँ पर टॉप हैं तो ये बाजार ऊपर टॉप बनाने के संकेत दे रहा है। इनिशियल संकेत वॉलेटिलिटी से आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको ऐसा बदलाव दिखाती है जिस पर आप भरोसा कम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर ब्याज दरें बढ़ रही है अमेरिका में, तो साथ में इकोनॉमी की ग्रोथ और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हो रही है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी, कंपनियां कमाएगी, तो ठीक है ना, ये तो होना ही है, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ये सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और ये सब ठीक नहीं है, और ऐसे में जो लिक्विडिटी के हिसाब से खाली तेजी चल रही है, वहाँ पर फंडामेंटल्स धीमे धीमे मिसिंग होगा, हमें बेचना चाहिए। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच की रस्साकशी है। इसमें अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा कौन जीतता है, लेकिन इनिशियल संकेत जो आते हैं वो वॉलेटिलिटी से आपको जो मिलते हैं वो ये बता रहे हैं कि ओवरनाइट रिस्क ट्रेडर्स के लिए काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है आइदर साइड,
चाहे आप तेजी करें चाहे मंदी करें, दोनों ही तरफ आपके लिए ओवरनाइट रिस्क ज़्यादा है। तो आपको पहली चीज़ ये करनी है, एज ए ट्रेडर आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको नुकसान कितना हो सकता है या मैक्सिमम कितना करना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बजाय मैक्सिमम कमाना कितना है। तो कभी कभी ये होता है कि आप जब एक तरफा तेजी का मार्केट हो, आप कुछ भी खरीद के जाओ, कल तो ऊपर बिकना ही है, वो वाली चीज़ जब होती है तो आप भरपूर ट्रेड करते हैं, तेजी का ट्रेड करते हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि जब ओवरनाइट रिस्क बढ़ती है तो आपको अपने ट्रेड की क्वांटिटी कम कर लेनी है, ओवरनाइट रिस्क कम कर लेनी है। तो पहला काम ये करें। अब जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, देखिए मैं इन्वेस्टर्स के लिए एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपके लिए बात तब बिगड़ेगी जब 13,250 से 13,850 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वहाँ तक बाजार जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे जाए तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, क्योंकि नेस्डेक में आप देख रहे हैं कि नेस्डेक 10% से नीचे आया, टॉप से करेक्शन जोन में आ रहा है, डाउ अभी भी नहीं है। तो पॉइंट सिंपल ये है कि इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी ऐसे संकेत नहीं कि आप सब कुछ बेच बेचा कर निकल जाएं कि ये हो जाए, कुछ नहीं। ये वॉलेटिलिटी चलेगी थोड़ा। अगर आपका व्यू लंबा है और आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपका व्यू शॉर्ट या मीडियम टर्म का है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके नीचे के लिए इंतजार करें। वापस आपको 5% 7% का करेक्शन मिलता है, फिर से एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को अलग अलग तरीके से बाजार को अप्रोच करना चाहिए। ट्रेडर्स ओवरनाइट रिस्क कम रखें, क्वांटिटी कम करें। इन्वेस्टर्स आपके लिए सिंपल है, आप बने रहें। और अगर आप 10% 8% के मार्केट को टाइम करना चाहते हैं तो फिर आप 15,200, 15,100, 15,300 इस रेंज में प्रॉफिट बुक करके वापस 14,400, 500 आए वहाँ से खरीदना शुरू कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। अगर आप उतना टाइम कर सकते हैं ज़रूर करिए, नहीं कर सकते हैं तो जो है पड़ा रहने दें, बने रहें। क्लियर बात है सर। तो थोड़ी अप्रोच अलग करनी है, माइंडसेट अलग होना चाहिए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। और अब तक का जो मार्केट सेटअप था उसमें हम थोड़ा बदलाव होते हुए देख रहे हैं। सर आज तो नई लिस्टिंग भी है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करनी है। MTAR टेक्नोलॉजीज का IPO भी बंद होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर बताएं सर, फिर आज का सेटअप क्या संकेत दे रहा है? 14,760, 14,800 दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है आज के लिए, इस पर फोकस कीजिए। वैसे तो ये टूटना नहीं चाहिए, लेकिन और मैंने रेंज भी आपको काफ़ी दूर की निकाल कर दी है, जो कि करीबन 250 पॉइंट नीचे, 350 पॉइंट नीचे की निफ्टी की होती है। क्योंकि अगला अहम सपोर्ट 14,900 के नीचे, 14,900 925 मैंने आपको मेक और ब्रेक लेवल दिया। अगर आप 14,900 का लेवल तोड़ते हैं तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो दिन का निकल कर आता है वो 14,760, 14,800 का आता है। और 14,635 से 14,725 ये बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, जहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटनी चाहिए, फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 15,000, 15,075 दिन की ऊपरी रेंज है। वैसे तो इसे पार करना भी मुश्किल होगा गैप से खुलने के बाद, लेकिन 15,200, 15,245 स्ट्रॉन्ग सेल जोन निकल कर आ रहा है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिक वाली शॉर्ट दोनों ही करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 35,000, 35,125 जो हमने कहा कि मेक और ब्रेक लेवल है, वही आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे फिसले तो फिर आप ये समझ लीजिए कि 34,650, 34,800 ये आखिरी उम्मीद है तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए। 34,650, 34,800। और दीप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले फॉल में हम 34,650 से घूमे थे, अगर ये गया तो सब कुछ गया। फिर बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है, फिर बैंक निफ्टी नए करेक्शन जोन में और पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 34,650, 34,800 को होल्ड करे। ऊपर 35,575, 35,800 ये ऊपरी रेंज है जिसके पार जाना मुश्किल होगा। और उसके बावजूद अगर गलती से पार हुए तो 36,000, 36,300 परफेक्ट सेल जोन भी है, शॉर्ट जोन भी है बैंक निफ्टी के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही जहां तक बड़ी रेंज का सवाल है। दिन के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है सर? 14,800, 14,925 दिन के लिए पहली रेंज निकल कर आती है। फिर 14,760 से लेकर 14,975 की मानकर चलें। और बड़ी रेंज जो है वो 14,700 से 15,075 की निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 35,000, 35,425 ये दिन की छोटी रेंज है दीप। और 34,800, 35,575 दिन की मीडियम रेंज मानकर चलें। और 34,650 से लेकर 35,800 की दिन की बड़ी रेंज होगी। ये आपके लिए सारे लेवल्स है जिस पर आपको फोकस करना है। और दीप आप सुन रहे होंगे तो आज मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपको इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत फास्ट रिकवरी, शार्प रिकवरी ये आने के चांसेस है। उसके पीछे एक डेटा और है जो मैं थोड़ी देर में आपको आगे बताऊंगा। बिल्कुल सर, वो उस डेटा का इंतज़ार रहेगा सर। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर, आज के अगर सारे संकेत देखें सर तो वो या तो नेगेटिव या फिर न्यूट्रल या कॉशियस हैं।
पर ट्रेंड आपने अभी भी पॉजिटिव रखा है, ऐसा क्यों सर? हाँ, क्योंकि ट्रेंड अभी तक मेरा 15,000 के नीचे, इनफैक्ट 14,900 के नीचे बंद होगा मार्केट अगर निफ्टी, तो मेरे लिए ट्रेंड नेगेटिव होगा। 14,900 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज होता है तब तक मेरे लिए ट्रेंड नेगेटिव नहीं है। मेरे लिए क्लोजिंग, इसलिए मेरा मेक और ब्रेक लेवल जो 14,900 है उसके नीचे बंद होने पर, अगर आज उसके नीचे बंद होता है तो मेरे लिए ट्रेंड खराब होगा। 15,080 की क्लोजिंग है। सी ट्रेंड क्लोजिंग पे बदलता है, ट्रेंड इंट्राडे में नहीं बदलता। इंट्राडे में तो आप कहीं भी घूम फिर के आ जाओ ना, आके बंद कहाँ हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और अब जब तक आप 14,900 के नीचे बंद नहीं होते हैं मेरा ट्रेंड पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक और इंटरेस्टिंग डेटा है दीप, जो एफआईज की पोजीशन घटकर 65% से 56% आई। आमतौर पर 56, 58, 60% के आसपास एफआईज की अगर लॉन्ग पोजीशन आ जाती है तो वहाँ से एफआईज खरीदते हैं, और ये अब तक का ट्रेंड है। सिर्फ 2 या 3 बार, 2 या 3 महीने, एक मार्च में हुआ था, एक अप्रैल में, और एक बार शायद जून या जुलाई में कभी हुआ था पिछले साल, जब एफआईज ने अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटाकर 40-42% की रेंज में की थी। अदरवाइज 60-58 के नीचे जाते नहीं। अब आज एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी मेक और ब्रेक लेवल पर है, 56-58% के आसपास आ गई। अगर एफआईज का ध्यान तेजी का है मीडियम से लॉन्ग टर्म, तो इन्हें अभी यहीं पर खरीदना है, यहीं पर अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन को कम होने से बचाना है। अगर यहाँ से 55% के नीचे इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कम होने लगी तो फिर आपके लिए एफआईज की तरफ से अनवाइंडिंग का खतरा बढ़ जाएगा। फिर एफआईज हो सकता है 45-40% तक अपनी लॉन्ग पोजीशन को लेकर आए। तो ये एक और डेटा ऐसा है जो आपको मेक और ब्रेक की ओर इशारा कर रहा है। तो आज बहुत सारे डेटा दीप ऐसे इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं जो शायद 1-2 दिन में बाजार की चाल तय करेंगे कि करेक्शन पूरा करके बाजार भागेंगे या थोड़े ज़्यादा बड़े करेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। ये उसमें से एक ये डेटा भी बेहद इंटरेस्टिंग है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, 1:39 पर न्यूट्रल है, इसीलिए वायदा कारोबार के संकेत। और इंडिया विक्स लगातार वॉलेटाइल है, फिर से 9% बढ़ गया, जो कि अनकंफर्टेबल होने के संकेत दे रहा है। जी दीप। बिल्कुल सर, और ये डेटा का इंतजार रहेगा आपकी तरफ से, पर तब तक ये बताएं कि इस सारे डेटा का एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से 14,900 अपना मेक और ब्रेक लेवल जो है वही स्टॉप लॉस रखना चाहिए इंट्राडे क्लोजिंग। और बैंक निफ्टी पे चाहे आपको डीप लगाना है तो 35,000 लगाएं, लेकिन 800 पॉइंट नीचे हो जाता है, इसलिए मैं 35,250 का दे रहा हूँ, जो खुलते हो शायद आपका ट्रिगर हो जाएगा। तो 35,250 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पे रख लीजिए। जिनको रिस्क ज़्यादा रखनी है वो 35,000। और इसलिए दीप कल हम बात कर रहे थे कि अगर आपको हमेशा जो पुट लेकर जाना है ओवरनाइट, वो अनएक्सपेक्टेड गिरावट के लिए लेकर जाना। 14,800 का पुट लेने की बात कल हम कर रहे थे, और 35,000 के आसपास का पुट लेने की बात हम बैंक निफ्टी पर कर रहे थे। तो ये ओवरनाइट रिस्क मैनेजमेंट इसी को कहते हैं कि अगर आपने पुट लिया है तो आज आपको फायदा, नहीं लिया है तो ठीक है, कोई पुट का दाम एक दिन में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का घटता नहीं, तो आप बच जाते हैं, सिंपल है। लॉन्ग अगर शॉर्ट पोजीशन है 15,100 पर स्टॉप लॉस रखिए, और बैंक निफ्टी पर 36,000 पर स्टॉप लॉस रखिए। ये आपके लिए शॉर्ट पोजीशन के स्टॉप लॉस है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे एग्जिस्टिंग पोजीशंस सवाल। नई पोजीशंस कैसे बनाए सर? निफ्टी शॉर्ट करने की राय है 15,100 के स्टॉप लॉस के साथ, 14,925, 14,900, 14,850, 14,800, 14,760, 725 और 14,700 तक का रास्ता खुलता है। एक बार अगर आप 14,900 के नीचे निकलते हैं तो फिर इवेंचुअली आज 1-2 दिनों में 14,700 तक की जगह आपके लिए बनती हुई दिखती है। और जो लोग खरीदना चाहते हैं वो 14,635, 14,760 की रेंज में ज़रूर खरीदें। एग्रेसिव ट्रेडर 14,800 से भी शुरुआत कर सकते हैं। 14,900 आपका मेक और ब्रेक लेवल है, वो टूटा तो ही ये लेवल्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो 14,800, 850, 900, 925 और 975 तक के टारगेट आपके लिए बनेंगे अगर उस रेंज में बैंक निफ्टी पहुंचता है तो खरीदारी करने के लिए आज से। बैंक निफ्टी शॉर्ट करें आप 35,500 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 300 पॉइंट से ज़्यादा के गैप से आप खुलेंगे, और 35,500 तब आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। 35,125, 35,000, 34,800, 34,650 ये हैं वो टारगेट जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी। 34,650 के नीचे के लेवल मैंने निकाले नहीं, हिम्मत हुई नहीं। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 34,650, 34,800 की रेंज में एक बार मौका ले सकते हैं खरीदारी करने का, और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 34,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर 35,000, 35,125, 35,250, 35,300, 35,400 और 500 तक के टारगेट के लिए फाइनल 35,575 का टारगेट आपको पता ही है, जिस लेवल का पिछले 3 दिनों में सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है, वो फाइनल टारगेट होगा दीप। क्लियर बात है सर। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के लिए जहां पर रखनी है आपको नज़र। सर, वायदा कारोबार की लिस्ट, बैन लिस्ट तो इस सीरीज में बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब 5 स्टॉक्स हैं बैन में सर। पीएनबी, बीएचईएल, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड हो गए हैं। सेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बने हुए हैं। यहाँ से कुछ समझे सर?
नहीं ठीक है, अब मार्केट में एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, और इससे ये समझ में आता है कि लोग इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और यही वजह बैन में आ रहे हैं स्टॉक्स। और देखिए हर स्टॉक जो बैन में है वहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो है ही लोगों का, तो इस वजह से ज़्यादा स्टॉक्स आपको बैन में नज़र आ रहे हैं। जी दीप। क्लियर बात है सर। अच्छा, अब थोड़ा डेटा समझाएं। कल फंड्स का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सर, कैसे देख रहे हैं आप? यही एक जो ख़राब कारण है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स ग्लोबल मार्केट्स में या एसजेएक्स निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा गिर सकते हैं। दीप 223 करोड़ की बिकवाली कैश में है एफआईएस की, ठीक है कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन 2265 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे और 1487 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी कि आपके लिए मतलब करीबन करीबन 3000 करोड़ की बिकवाली डायरेक्शनल तौर पर। कल ऐसे संकेत नहीं थे कि आप 3000 करोड़ का बेच जाएं, करेक्ट। तो मुझे लग रहा है कि पिछले 7-8 दिनों से एफआईएस का कंफर्ट नहीं है खरीदने। अगर वो खरीदारी करने किसी दिन आ भी रहे ना तो मजबूरी में आ रहे हैं, शॉर्ट काटना है इसलिए खरीद लें, वो दिल से नहीं खरीद रहे हैं। जो पहले जैसा मन था ना कि तेजी करनी, ले लो, मतलब वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो वाली चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जो खरीदारी हो रही है मौके की तलाश में या मजबूरी में, अच्छा ये स्टॉक लेना था, ठीक है ना, 10% नीचे आ गया, टीसीएस हमें 3300 में लेना था, अच्छा 3000 आ गया, चलो ले लेते हैं। एक वो खरीदारी होती है मौके की तलाश वाली, और दूसरी होती है 3300 है ना, 3400 होगा, 3500 होगा, आप दूसरा वैसे खरीदते हैं, वो वाली खरीदारी चली गई। सो मजबूरी में मौके की खरीदारी थोड़ी बहुत होती है, लेवल से होती है, तो वो धीमा पड़ रहा है मामला, और वो धीमा पड़ने का संकेत जो आ रहा है ना, वो दूसरा नेगेटिव फैक्टर है आज के लिए। मुझे है ना, अगर समझिए आज है बहुत अमेरिका में ये कमजोरी का संकेत नहीं भी होता, तब भी ये जो डेटा है ना एफआईएस वाले, ये आपके अपसाइड रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ इन डेटा से दीप जो समझ में आ रही हुई कि 14200 14300 के रेंज को पार करने में अब निफ्टी को बड़ा पसीना आएगा, ये साफ दिख रहा है। तो इसलिए ये मामला मुश्किल हो गया, ऊपर के लेवल पर एफआईएस खरीदने नहीं आ रहे। ये मूड कब बदलेगा? ये मूड तभी बदलेगा जब वापस से अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ जाए, डॉलर फिर से कमज़ोर हो जाए, दाव फिर से भागने लगे, तो ही होगा। अदरवाइज एफआईएस के डेटा थोड़े ख़राब होते दिख रहे हैं, इस पर आपको ध्यान रखना। अच्छा चलो ये तो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन घरेलू फंड फिर भी नहीं खरीदना चाहते भाई। 788 करोड़, हमें लगता है कि जब ये बेचे तो ले लें, थोड़ा गिरा, लेकिन अब अगर कोई एक लोकल फंड मैनेजर है तो वो क्या सोचेगा भाई, 15400 का तो लाइफ हाई बनाया है, 431 का, अभी 15200 250 पे आप थे कल ही, कौन सा लाइफ टाइम हाई से 200 पॉइंट दूर है, स्टॉक्स तो और भी ज़्यादा भागे, तो कौन सा ऐसा करेक्शन आ गया कि मैं आज का आज खरीद लूँ। मैं तो इसीलिए बैठा था साइजेबल करेक्शन आ जाए। अच्छा साइजेबल करेक्शन में भी जो करेक्शन थोड़ा बहुत आया वो कुछ कुछ दिग्गज शेयरों में आया, कौन सा ब्रॉडर मार्केट में आया, तो घरेलू फंड भी एग्रेसिवली खरीदने के मूड में है नहीं, करेक्ट, और खरीदना उनको है तो मिड कैप स्मॉल कैप ही खरीदना है। तो थोड़ा सा मामला है ना, लिक्विडिटी के हिसाब से, पैसों के लिहाज से थोड़ा ठंडा होता दिख रहा है, इस पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फंड्स की तरफ से जो एक्शन हो रहा है। वायदा कारोबार की तरफ से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है सर, वही मेक और ब्रेक? हाँ बस वही सारे डेटा डिस्कस, क्योंकि देखिए दीप है ना कोई पोजीशन है ही नहीं, मुश्किल से हार्डली 10-12 लाख शेयरों की पोजीशन निफ्टी के वीकली ऑप्शंस में, 2-3 लाख 4 लाख शेयरों की बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शन में, तो डेटा कुछ खास है नहीं। कल के सेशन में एक ही डेटा इंपॉर्टेंट है, तीसरा, जो सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे, फिर भी बता तो देता हूँ। कल निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में 22 लाख शेयर जुड़े हैं और 164 अंक निफ्टी नीचे बंद हुआ है, और 2265 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली आई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कल एफआईएस की तरफ से कितने शॉर्ट बने, दमदार शॉर्ट बने। और दूसरी बात है कि आप 56% लॉन्ग पर आ गए एफआईएस के, तो एफआईएस की बिकवाली उतनी ही नेगेटिव है जितनी नेगेटिव आपको डाउ और डाउ फ्यूचर्स दिख रही है। तो दो से जूझना है, एसजेएक्स निफ्टी शायद एक से जूझ रहा है, हमें दो से जूझना पड़ता है। तो मेरा ये समझना है दीप, अगर आप 14,975 15,000 की रेंज में खुलते हैं तो वहाँ आपको बेचना चाहिए। वहाँ अगर आप 75-100 पॉइंट के नुकसान के साथ खुलते हैं तो एफआईएस की बिकवाली की वजह से एक बार आप 14,900 14,925 तक तो आ सकते हैं, फिर वहाँ से एसेस करेंगे क्या करना है। जी दीप। क्लियर बात है सर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चेंज इन कमेंट्री है कल की ओपनिंग वर्सेस आज की पॉसिबल ओपनिंग की तरफ से। नजर रखेंगे सर पर जैसे आपने कहा ढेरों स्टॉक्स हैं एक्शन में, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप कैश स्टॉक्स। तो आइए अनिल जी से लेते हैं आज का बेहतरीन स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर क्या चुना है आज?
GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें तीन चीज़ें जो इस वक्त मार्केट में चल रही है। पहला तो पावर, सबसे ज़्यादा पावर स्टॉक सेक्शन में। दूसरा PSUs, ये भी सरकारी कंपनी है, गुजरात के स्टेट, गुजरात राज्य की सरकारी कंपनी है। तीसरा गुजरात से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स एक्शन में आपको नज़र आ रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सरकार का काम नहीं है कि सरकार बिजनेस करे, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इनटू बिजनेस, तब से गुजरात के PSU सारे तो तेज़ दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि जो कुछ भी शुरुआत होगी इस तरह की कि सरकार अपने बिजनेस से बाहर निकले, शायद वो गुजरात से होगी, गुजरात PSU से होगी। और गुजरात की सबसे बड़ी बात है कि गुजरात स्टेट के जो PSUs हैं वो गजब के हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU जैसे ढीले नहीं है। आप देखिए गुजरात गैस, GSFC, GNFC, गुजरात अल्कलीज, GSPL, लंबी लिस्ट है, GMDC, सारी मजबूत कंपनियां हैं। तो तब से ये पूरा का पूरा स्पेस एक्शन में आता दिख रहा है। तो पावर सेक्टर में जो अच्छे एक्शन होते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है वो पावर ग्रिड, NTPC से REC, PFC से लेकर अब नीचे तक फैलते हुए नजर आएंगे। GIPCL इस लिहाज से मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो ये 125 रुपये तक के जाने की ताकत रख रहा है, 115-125 की रेंज तक के ताकत रखता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आप खरीद सकते हैं। सबसे बढ़िया बात है कि अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे ट्रेड कर रहा है, जो जिस मुश्किल से 6 से 7 के P मल्टीपल पर स्टॉक है, जो कि पावर सेक्टर में एक सबसे सस्ता स्टॉक माना जा सकता है। 250 करोड़ के आसपास के इसके इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेहतरीन कंपनियों में, गुजरात गैस जो अभी हाल ही में वायदा कारोबार में लिस्ट हो गई, गुजरात गैस, गुजरात अल्कलीज, इनमें डायरेक्टली ये इन्वेस्टमेंट रखते हैं। इसके अलावा कई अपनी सब्सिडरीज के थ्रू दूसरी गुजरात की जो ये लिस्टेड कंपनियाँ हैं, इनमें इनकी होल्डिंग है, लगभग 250 करोड़ के आसपास का इनका वहाँ इन्वेस्टमेंट है। और मार्केट कैप मुश्किल से 1200-1300 करोड़ के आसपास, 1400 करोड़ के आसपास का है। तो मार्केट कैप का 20-25% तो इनके पास इन्वेस्टमेंट है ही, साथ ही वैल्यूशंस काफ़ी अट्रैक्टिव। मुझे लगता है ये एक वो स्टॉक है जहां पर आपको बढ़िया एक्शन होते हुए दिख सकता है। तो यहां पर खरीदारी करने की राय। और इस बीच मेरे बात करते करते जैन साहब ने भी मैसेज भेजा, GIPCL मेरा जेम स्टॉक भी है तो जैन साहब का भी जेम स्टॉक है, वो भी रिमाइंड करवा रहे हैं। तो बढ़िया कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी है, ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से खरीदें तो 95-100 रुपये का टारगेट रखिए, 81 रुपये का स्टॉप लॉस। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ले रहे हैं तो 110 से 125 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो एक हैट्रिक हो गई है गुजरात बेस्ड स्टॉक्स जो अनिल जी को पसंद आए हैं, और हमने देखा सभी स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन रहा है। GSPL हो, गुजरात अंबुजा हो, या फिर आज GIPCL, जहां पर आपके लिए खरीदारी की राय है। अच्छा सर, लिस्टिंग के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। हेरेम्बा, बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था IPO के समय, 627 का इशू प्राइस, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हमारी राय ये थी दीप कि छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाइए, राइट। तो छोटे लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। मेरा ये समझना है 627 रुपये की इशू प्राइस है, उसके सामने आप कहीं कहीं 825 से 875 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग होते हुए देख सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिहाज से पैसा लगाया है, दो तरीका है। या तो आप 875-900 रुपये के आसपास प्रॉफिट बुक कर लें, या दूसरा तरीका है कि जो भी प्राइस हो उससे 50 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। फिलहाल आपका स्टॉप लॉस 775 रुपये का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 775 का स्टॉप लॉस रखें, इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी रख सकते हैं एक स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर आप उससे नीचे जाते हुए देखें प्रॉफिट बुक करें। कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली खास बात नहीं है, वैल्यूशंस रीजनेबल है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आप 775 का स्टॉप लॉस रखिए, 825-875 के ऊपर लिस्टिंग होगी। जैसे जैसे स्टॉक बढ़ता जाए आप टॉप प्राइस से 50 रुपये नीचे का आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, ताकि अगर और ज़्यादा मजबूती हो जाए तो आपका प्रॉफिट इंटैक्ट रहे। आप ये कर सकते। तो जैसा आपको राय दी थी, छोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि, वैसी लिस्टिंग होती दिख रही है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लिस्टिंग पर मुनाफा बन जाएगा 20-25% का, जो कि ठीक है, रीजनेबल है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हेरम्बा पर। ओके, तो ये है आपके लिए हेरम्बा पर स्ट्रैटेजी। नजर रखिए, थोड़े कमजोर क्यूज हैं बट अच्छी लिस्टिंग की संभावना यहाँ पर है। स्टॉप लॉस अनिल जी ने आपको रेकमेंड करते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी जाने। हमारी टीम तैयार है, वरुण, कुशल और साथ ही मानसी हमारे साथ है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? देखिए, ट्रिगर्स में तो सबसे पहले आज MTI टेक्नोलॉजीज, आज IPO बंद होने वाला है, अभी तक 10.25 गुना भर चुका है, तो यहाँ पे नजर रखना है आपको। इसके अलावा फुटसी में जो चेंजेस होने वाले हैं उसकी टेंटेटिव लिस्ट फुटसी ने दी थी, लेकिन आज की क्लोजिंग के बाद वो जो फाइनल लिस्ट है वो देंगे, तो उसके ऊपर नजर रखनी है कि इनकी फाइनल लिस्ट में क्या निकल के आता है। कोल इंडिया आज दूसरे अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड विचार करने वाला है, 16 मार्च की इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है।
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसमें पैसा लगाने का आज आखिरी मौका है। प्रधानमंत्री मोदी पीएलआई स्कीम पर इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ वेबिनार करने वाले हैं। जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि पीएम टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम के फाइनल स्ट्रक्चर के लिए ये बैठक जो है वो करने वाले हैं 11 बजे के आसपास। प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है 10% से 5%। अडानी पावर में इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 15 रुपये का इंटरिम डिविडेंड है, तो उसका एडजस्टमेंट आज आपको ये स्टॉक में देखने मिलेगा। इरकॉन ओएफएस का अपडेट है, कुल करीब 2.06 टाइम्स जो है इसका जो ओएफएस है वो सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल हिस्सा करीब 98% भरा है, नॉन रिटेल जो है वो करीब 3.3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। मैक्स हेल्थ क्यूआईपी बुक इस कंपनी ने लॉन्च कर दी है। फ्लोर प्राइस जो रखा है 190 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर का रखा है, यानी कि कल के क्लोजिंग से करीब 2.5% के 2.35% के आसपास का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। और फ्लोर प्राइस पे 5% के आसपास का डिस्काउंट जो है वो भी मिल सकता है। 1200 करोड़ के आसपास ये कंपनी जुटाने वाली है। एक और एक्सक्लूसिव हमारी जो है वो फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए है। हमने आपको बताया था कि एनएफएल और आरसीएफ में पहले चरण में यहाँ विनिवेश होना है। डीपम ने फर्टिलाइजर कंपनी के निजीकरण का जो काम है वो शुरू कर दिया है और दूसरे चरण में फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर जो है इसमें विनिवेश जो है वो होने वाला है। तो जितनी फर्टिलाइजर कंपनीज है एनएफएल, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट, चारों को अपने रडार पर रखिएगा। सबसे आखिरी में विप्रो, इस कंपनी ने एक अधिग्रहण किया है कैप्को नाम की कंपनी का। 145 करोड़ डॉलर के आसपास ये अधिग्रहण किया गया है, यानी करीब करीब 10,000 करोड़ के आसपास में ये अधिग्रहण किया गया है। Q1 FY22 में डील पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज विप्रो भी आपके रडार पे होना चाहिए। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो रेडार पर होंगे और दिग्गज विप्रो पर भी रखनी है नजर। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। लॉरस लैब्स को फोकस में रखिए क्योंकि 3 से 4 मार्च के बीच प्रमोटर ने करीब 70 लाख शेयरों की बिकवाली की है। 257 करोड़ जो है इन्होंने पूरी पूंजी जुटाई है 1.3% हिस्सा बेचकर, और जो डील हुई है वो लगभग 367 से 368 रुपए के बीच होती हुई दिखी है। और यहाँ पर उन्होंने कल एक्सचेंज पर नोटिफाई किया है कि जो इसकी ये जो अधिकतम रकम जो है इसका इस्तेमाल जो गिरवी रखे शेयर है, मैं आपको बता दूं जो बीएसई पर वेबसाइट पर दिख रहा है करीब 900 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वो प्लेज्ड हैं। तो यहाँ पर इस जो गिरवी रखे शेयर है उनको छुड़वाने में ये रकम का इस्तेमाल होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा इंडियन बैंक ये फोकस में रहेगा क्योंकि 9 मार्च को 4,000 करोड़ की इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है और यहाँ पर ये फैसला लिया जाएगा कि क्या ये QIP, FPO या राइट्स इशू के जरिए जो है ये पूंजी जुटाई जाएगी। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज ये फोकस में रहेगा क्योंकि 10 मार्च को कंपनी जो है बाईबैक पर बोर्ड बैठक करने वाली है। यूनिकेम लैब्स यहाँ पर हाइपरटेंशन की एक दवा को US FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो ये भी फोकस में रहेगा और पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है आपको। जयश्री टी यहाँ पर तमिलनाडु में इनके जो 2 टी एस्टेट्स हैं उनको ये बेचते हुए नजर आए हैं। करीब 4600 करोड़ रुपए इससे इनको मिलते हुए नजर आएंगे। EIL यहाँ पर रिकॉर्ड डेट अपडेट होती हुई दिखी है। इन्होंने पहले नोटिफाई किया था कि 11 मार्च को अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है, तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो 19 मार्च ये अपडेट है इसकी रिकॉर्ड डेट का। साथ ही स्टील कंपनियां ये फोकस में रहेंगी क्योंकि आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर ली है। उड़ीसा सरकार के साथ इन्होंने ये MOU साइन किया है और प्लांट में करीब 50,000 करोड़ रुपए के निवेश करने की योजना है। तो स्टील सेक्टर के लिए बेहतरीन खबर आती हुई दिख रही है। साथ ही रेलटेल ये फोकस में रहेगा क्योंकि लगभग 4,000 स्टेशन पर प्रीपेड वाईफाई सेवाएं शुरू की है इन्होंने और फर्स्ट 30 मिनट जो है वो आपको फ्री वाईफाई का आप सर्विस का यूज कर सकते हैं। साथ ही कुछ एक बल्क डील्स है मेरे पास जहां पर एशियन ग्रेनिटो इंडिया यहाँ पर डॉनरॉय सेरामिक्स LLP ने करीब 2.25 लाख शेयरों की बिकवाली की है 182 रुपए के भाव पर। साथ ही इगराशी मोटर्स यहाँ पर इक्विरिस वेल्थ यानी इन्होंने करीब 1.7 लाख शेयरों की खरीदारी की है, तो इनके लिए पॉजिटिव फंड एक्शन है 329 रुपए के भाव पर करीबन। और बलरामपुर चीनी यहाँ पर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने ऑलमोस्ट 11.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है। इक्विटी में देखेंगे तो करीब आधे % की इक्विटी है 202 रुपए 55 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और अंत में आइनॉक्स विंड यहाँ पर भी नजर रखिए क्योंकि प्रमोटर ने आइनॉक्स विंड जो प्रमोटर आइनॉक्स विंड एनर्जी है उन्होंने करीब 5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 3 मार्च को, तो ये हो सकता है कि आज नेगेटिव ट्रेड करता हुआ नजर आए। ओके, तो ढेरों प्रमोटर एक्शन और फंड एक्शन और साथ ही खबरों वाले शेयर्स आपके लिए। इस बीच आज ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं आज की कौन सी रिपोर्ट्स हैं?
गुड मॉर्निंग दीपांशु। विप्रो के कैपको के साथ के अधिग्रहण के बाद 5 रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य 460 के जा रहे हैं। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, लक्ष्य 500 के बता रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है इन्होंने, लक्ष्य 410 के। वहीं जेफरीज ने अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य यहां पर 400 से घटाकर इन्होंने 380 के कर दिए हैं। जेपी मॉर्गन अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 370 के। ये तो हुई विप्रो की बात। बैंक ऑफ बड़ौदा पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, कल की इनकी क्लोजिंग 85 रुपए की थी। आउट परफॉर्म रेटिंग सीएलएसए दे रहा है, आउट परफॉर्म रेटिंग अपग्रेड करके आप खरीदारी की राय इनफैक्ट इन्होंने दी है, लक्ष्य 80 से बढ़ा दिए हैं और ये लक्ष्य बढ़ाकर 125 के कर दिए हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजीज पर सीएलएसए की राय है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 2740 से बढ़ाकर 2910 के किए हैं। वहीं सीएलएसए ने अदानी पोर्ट पर भी एक रेटिंग दी है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं। खरीदारी की राय बदल कर इन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, लक्ष्य 675 से बढ़ा दिए हैं और लक्ष्य बढ़ाकर 770 के कर दिए। कल की क्लोजिंग इनकी 751 रुपए की थी। ओके, तो ये हैं तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। तो शुरुआत करते हैं हम सब में सबसे सीनियर वीके शर्मा साहब के साथ। सर नमस्कार, सुप्रभात। बताएं सर, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आप एकदम ग्रीन में भी हैं आज। बताएं, और आज बड़े दिनों बाद मुंबई आए शायद आप, राइट? जी जी जी, 1.5 महीने के बिल्कुल भारत दर्शन के बाद मैं वापस आया हूँ। छुट्टी पे था, लेकिन इस दौरान पूरा मैं आपके लिए, आपके चैनल के और आपके दर्शकों के लिए काम कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा रहा। जी जी, नहीं सर, प्लीज पूरी करें, आप बात पूरी करें जी। तो जी, तो अनिल जी, मेरा ये मानना है कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो अभी फिलहाल जो बढ़े हैं, मतलब बॉन्ड यील्ड जो बढ़े हैं, वो अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में ऐसा होता है, लेकिन बाद में ठंडे पड़ जाते हैं। और जैसा यूएस के जो फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं पोवेल, उन्होंने भी बोला कि आगे चल के ये इन्फ्लेशन घटेगा और ये बॉन्ड यील्ड्स बिहेव करेंगे अपने आप को। तो मार्केट कोई इस बात से आश्वस्त नहीं था कि वो कुछ ऐसा कर पाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हिस्ट्री ये कहती है कि ऐसा होता है। तो मैं इससे कोई बहुत चिंतित नहीं हूं। तो इस दौरान में अगर किसी प्रकार की हमको इसके चलते हुए गिरावट मिलती है तो मैं उसको दोनों हाथों से लूंगा, थैंकफुली। तो एक अच्छा सेक्टर जो इसमें समझ में आता है वो है आईटी सेक्टर। तो यहाँ पे मैं विप्रो तो अच्छा करेगा ही, तो लेकिन मैं माइंट्री बोल रहा हूँ। माइंट्री के अंदर आप 1760 की कॉल जो 67 रुपए पे कल क्लोज हुई है ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 45 रुपए का, टारगेट रहेगा आपका 110 का। ध्यान रखिए, अगर ये मार्केट नीचे खुलता है तो आप नीचे लें, स्टॉप लॉस को भी अकॉर्डिंगली नीचे कर लें, टारगेट वही रहने दें। ओके, ठीक बात है। तो ये है आपके लिए राय माइंट्री पर 1744 रुपए पर ये बंद हुआ है और यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर करनी है तेजी, ये मानना है शर्मा साहब का। और पूरी संभावना ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक और स्पेशली आईटी में तेजी रहेगी बरकरार। चलिए, बहुत बढ़िया। शुभम जी बताएं आपका शुभ स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। आज जो हमें ट्रेड लेना है वो शॉर्ट साइड पे है, प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एक शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना है और सेल करना है एमएनएम को। तो मार्केट में जैसा कि हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन बना हुआ है, इवन दो कोई बड़ा व्यू चेंज नहीं है, लेकिन विद इन द कंसोलिडेशन एक टेम्पररी पुल बैक आता हुआ दिख रहा है और इसके साथ कुछ कुछ स्टॉक्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। तो एमएनएम पे अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे मैसिव शॉर्ट्स आए थे और जिस तरह से ऑप्शंस का डेटा है एट द मनी से लेकर के ऑलमोस्ट हर स्ट्राइक पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग भी इस एक्सपायरी में हम देख सकते हैं कि प्लेस्ड है। तो मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग डाउनसाइड हमें एमएनएम में देखने को मिलेगा। तो 840 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो 31 रुपए पे क्लोज हुआ था। इस पुट ऑप्शन को खरीदें, यहाँ पे लक्ष्य होगा 42 रुपए का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 25 रुपए पे। तो एमएनएम का 840 के स्ट्राइक के पुट ऑप्शन पे खरीदारी की राय। ओके, तो ये है 840 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप करें मंदी। यहाँ पर सीधे फ्यूचर शॉर्ट करने के बजाय 840 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। ये राय आती हुई आपके लिए 31 रुपये के आसपास लीजिए, 25 रुपये का स्टॉप लॉस, 42 रुपये का टारगेट। आइए वागले साहब, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा आज कैश वाला स्टॉक है, स्टॉक है
बलरामपुर चीनी, इसमें कल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिखाई दिया है, 209 का बंद है, मेरा 198 का स्टॉप लॉस होगा। ऑब्वियसली ये कॉल आज के लिए नहीं होगा, अगले 3-4 दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए होगा। 198 का स्टॉप लॉस और 243 तक की अपसाइड में देख रहा हूँ। ओके, तो बलरामपुर चीनी में करें खरीदारी। ये स्टॉक के शुगर स्टॉक्स का सारे काफ़ी बड़े एक्शन में, यहाँ पर खरीदारी अब भी हो सकती है। आइए बढ़ते आगे। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपने कौन सा शेयर चुना है आज? अनिल जी, कैश मार्केट का शेयर है। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, दीपांशु को गुड मॉर्निंग। अनिल जी देखिए, ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था कुछ दिनों पहले एमआरपीएल में, और उसके बाद 2-3 दिन से स्टॉक सुस्त हो गया है। मुझे लगता है कि वापस से अब इसमें एक तेजी बनेगी। एमआरपीएल बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, इन स्तरों पर बाय करके चलें। 41 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें, 41 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना है। और मुझे लगता है स्टॉक के लिए अनिल जी पहला टारगेट 46 रुपए का 46 का होगा, और दूसरा टारगेट फिर 50 रुपए का होगा। तो ये कुछ दिनों में आपको 50 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखाई देगा। तो एमआरपीएल इन स्तरों पर मेरी खरीदारी करें। ओके, बढ़िया है, तो एमआरपीएल में करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए। आइए बंसल जी से भी ले लें उनकी पिक ऑफ द डे। बंसल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, और इसका टेक्निकल चार्ट तो पॉजिटिव है, बट अगर आपको ध्यान हो तो जब जेबी केमिकल के अंदर, मतलब कि जेबी केमिकल के अंदर सिप्ला के टॉप 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उसका भी अपडेट दिया था। तो डीसीएम श्रीराम के अंदर भी देखें तो नवीन फ्लोरो के टॉप शॉट ने डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज में स्विच ओवर करा है, और टेक्निकल चार्ट बढ़िया है। 525 525 का स्टॉप लॉस है, 600 का टारगेट है, और डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय डीसीएम श्रीराम में। आइए सचिन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक का नाम है सन टीवी। पिछले 6 दिनों का कंसोलिडेशन यहाँ पर मच्योर होते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से कल का डेटा है, लगभग 500 के आसपास फ्रेश फुट रेटिंग नजर आई थी। अगर इसका ओवरऑल डेली स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में रहा था 515 से 500, एंड जिस तरीके से इसका आरएसआई फिलहाल 50 के ऊपर स्लिप हो चुका है, इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में कल के सत्र में कन्वर्जन आया, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अगर डिक्लाइंस मिल जाते हैं तो 510 एक बेटर लेवल होगा जहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना है 498 के आसपास, एंड टारगेट होगा 530 का। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त सन टीवी पर आती हुई, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। ये एक और स्टॉक है जो भरपूर एक्शन में रह सकता है। आइए एक्शन में रहेंगे बहुत सारे स्टॉक्स, और भी उन्हीं पर करते हैं फोकस। उससे पहले सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी से लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे आईटी स्पेस का है, और स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो के अंदर पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिल रही है, और मेरे को लग रहा है कि विप्रो यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। कल की क्लोजिंग 438 लेवल्स बाय करके चलने का सलाह रहेगा। 426 का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 450 का पहला टारगेट बनेगा, और 460 का दूसरा टारगेट बनेगा। तो विप्रो में पिक ऑफ द डे के तौर पे खरीदारी करें 426 के स्टॉप लॉस से 450 से 460 के टारगेट्स के लिए। ओके, और विप्रो के लिए एक बड़ा एक्विजिशन आज आता हुआ दिखा है। इस खबर के दम पर स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागेगा भी। ये एक बड़ी खबर है विप्रो के लिए जो आपके लिए आती हुई दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पर फोकस करना चाहिए, और वो है इरकॉन। शर्मा साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ। कल इसका ऑफर फॉर सेल बंद हुआ। रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा मुश्किल से 1 गुना भरा है, इंस्टीट्यूशनल 3.25 गुना भरा था। ये बताएं सर, क्या 90-91 रुपये में खरीदारी करने के लायक है ये? माफ कीजिएगा अनिल जी, पहली बार ऐसा था जब मैं फोन पे था। तो प्लीज प्रश्न रिपीट कर देंगे। ओके, कोई बात नहीं। इरकॉन इंटरनेशनल, कल इसका ऑफर फॉर सेल बंद हुआ। रिटेल हिस्सा भर गया, इंस्टीट्यूशनल 3.25 गुना, 90-91 के आसपास स्टॉप लॉस है। क्या लोगों को खरीदना चाहिए मार्केट से? मेरे ख्याल से एक खरीदारी ऐसे अक्सर इसके बाद में जो वीकनेस होती है वो पहले होती है, और ये ऑफर फॉर सेल बंद हो जाने के बाद वो वापस स्टॉक अपने ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है, जो लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इशू को रेस्पॉन्स भी ठीक मिला है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अगर 3 गुना भरा है तो इसे बढ़िया ही माना जाएगा। कोल इंडिया दूसरे इंटरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक है, 16 मार्च को रिकॉर्ड डेट भी होगी। कोल इंडिया काफ़ी सुर्खियों में रहा भी है। सचिन जी जरा कोल इंडिया के चार्ट्स देखिए और बताइए क्या करना है।
अनिल जी, क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। इनफैक्ट जिस तरीके से 145 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ था, उसके टारगेट्स अभी भी पेंडिंग है। तो 165 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस मिल भी जाते हैं तो 144 के स्टॉप लॉस के साथ उस डिक्लाइन में खरीदारी के लिए पोजीशन बनाए 165 के फाइनल टारगेट के। ओके, तो ये है आपके लिए कोल इंडिया पर राय सचिन जी की तरफ से आती हुई। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूं और वो है लॉरस लैब। बंसल जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए। कल प्रोमोटर्स की तरफ से 70 लाख शेयरों की बिकवाली हुई है, लगभग 1.25% हिस्सा बेचा है उन्होंने। 250 करोड़ रुपए जुटाए कहे, यानी कि इस रकम का इस्तेमाल जो शेयर गिरवी रखे हुए उस पर किया जाएगा। प्रोमोटर्स की बिकवाली से क्या लोगों के पास जिनके पास है बेच देना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस रखना है, तो कहाँ रखना है? देखिए अनिल जी, चार्ट इसका देखें तो चार्ट तो इसका ठीक है, स्टॉक में गिरावट बिल्कुल नहीं आ रही है और नीचे में 363 364 एक अच्छा बेस है। तो अगर स्टॉप लॉस रखना है तो 364 एकदम परफेक्ट लेवल है। उस स्टॉप लॉस के साथ इसमें इसको जिनके पास है होल्ड करें और नई खरीदारी की राय अनिल जी ब्रेकआउट के बाद होगी। और ब्रेकआउट होगा 378 380 का, जब जोन क्रैक होगा तो एज ऑफ नाउ स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की राय है। क्विक हिल, सुमित जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और बताइए क्या इस पे आपको खरीदारी का मौका दिखता है। 10 मार्च को होगी बोर्ड बैठक और ये बोर्ड बैठक होगी बाईबैक पर विचार करने के लिए। स्टॉक कल ही भाग चुका है ऑलरेडी वैसे 10%, लेकिन ये खबर है, बताएं क्या करना है। अनिल जी, क्विक हिल में क्विक गेन के लिए अभी भी होल्ड रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर 180 से 185 रुपए तक का ये क्विक और शार्प मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ने कल एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाया है, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि और 10 से 12 रुपए की ऊपर में जगह है। तो 180 185 के ऊपर के टारगेट्स इसके अंदर समझ के चल सकते हैं। अभी नीचे में जो इसका इमीडिएट चार्ट्स पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 162 163 के आसपास का है, तो ये सपोर्ट है और ऊपर में 180 185 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बंसल जी, EIL इसके चार्ट्स देखिए। 11 मार्च को इंटरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक के बाद रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है इंटरिम डिविडेंड की, वो है 19 मार्च को। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में रहा है, क्या आज की कमजोरी में खरीदेंगे आप? बिल्कुल अनिल जी, खरीदना चाहिए। और इस स्टॉक में तो अनिल जी खास बात क्या है कि पहले तो इसको पहली बार मैंने और कुणाल जी ने बहुत बार रिकमेंड किया था, बट स्टॉक चला नहीं। स्टॉक चला जब विकास सेठी जी ने इसको रिकमेंड करा, उसके बाद कुणाल जी ने भी इसको पिक ऑफ द डे या किसी स्पेशल पिक में मॉर्निंग में इसको रिकमेंड किया था। 86 के अराउंड चल रहा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 98 100 के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये स्टॉक भी उस कैटेगरी को बिलोंग करता है जो आती है कि स्टॉप लॉस के धागों में ना बांधा जाए। तो 98 से लेकर 100 के टारगेट के लिए इंजीनियर्स इंडिया को बाय एंड होल्ड करना चाहिए। ओके, इंजीनियर्स इंडिया होल्ड करे, घबराए नहीं। एक और स्पेस है जिस पर शर्मा साहब आपसे राय लेना चाहता हूँ, सरकारी बैंक। आज 2 सरकारी बैंक बैन में भी आ गए, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB। और एक रिपोर्ट आज फिर से अच्छी आई, कल परसों शायद मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड था बैंक ऑफ बड़ौदा पर, और आज CLSA का अपग्रेड आया 80 रुपये से बढ़ाकर सीधा 125 रुपये। दमदार एक्शन है। क्या खरीदेंगे आप, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई और आपको जो पसंद हो सरकारी बैंकों में? सरकारी बैंकों में तो ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ सर वो इको अभी भी जारी है, तो मैं इस फोन को निकाल रहा हूं। मेरा ये मानना है सर कि सरकारी बैंकों के अंदर कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाकई में निवेश के लायक बैंक्स हैं। इनमें मैं चूज करूंगा बैंक कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले। तो यहाँ पे जो इनके एसेट्स हैं वो आगे चल के और बेटर होने वाले हैं। और जब आपकी फोन बैंकिंग जब समाप्त होगी, कोई भी नेता फोन करेगा कि उनको लोन दे दो, जब ऐसा सिस्टम नहीं है तो नए NPS नहीं बनेंगे, पुराने रिकवर होंगे और जो मैनेजमेंट की जो सुदृढ़ता है वो यहां से बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये अभी भी इनके अंदर करंट लेवल्स पे भी निवेश किया जा सकता है दोनों ही बैंकों में। और जो समाचार आपने बताए मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। ओके, ये है आपके लिए सरकारी बैंकों में खरीदारी करने की राय। अब भी मजबूती बरकरार रहेगी।